हे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक। मैं हूं अजीज शेख और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में सुसाइड स्क्वाड डेविड आयर कट के बारे में, जिसे लेकर काफी सारी अच्छी डिटेल्स है, जिससे शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से बदल जाएगा डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड फिल्म को लेकर। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं इस पूरी के पूरी डिटेल्स में। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैक स्नाइडर कट यानी कि जस्टिस लीग फिल्म HBO मैक्स पर रिलीज हो रही है, जिसके बाद फैंस की काफी सारी डिमांड निकल कर आई आयर कट को लेकर, यानी कि सुसाइड स्क्वाड फिल्म को लेकर, जो सिर्फ ऐसे ही नहीं आई थी बल्कि डेविड आयर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस पिक को डालकर लोगों को पूरी तरीके से हैरत में डाल दिया था कि उनके साथ भी DCEU के इस यूनिवर्स में कुछ तो अनफेयर हुआ है, जिसका दर्द उन्होंने काफी सालों तक अपने सीने में दबाए रखा। लेकिन अब चीजें बदली है, जो हमें उनके इस पोस्ट को देखकर साफ साफ समझ आता है। और आप सभी को पता है कि सुसाइड स्क्वाड फिल्म एक्चुअल में DCEU के यूनिवर्स की कैसी फिल्म थी, जिसमें अगर किसे सबसे ज्यादा फेम मिला है तो वो ऑब्वियसली और कोई नहीं बल्कि मार्गो रॉबर्ट्स की हार्ली क्विन का कैरेक्टर है, जिसके बाद DCEU की तरफ से फीमेल सुपर हीरो की फिल्मों की लिस्ट बना दी गई। यानी कि एक ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा था जो वंडर वुमन फिल्म के बाद निकल कर आया था। यानी देखा जाए तो DCEU यहाँ पर सीधे सीधे ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा था, ना कि इस बात को कि DCEU के यूनिवर्स में बाकी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर फैंस काफी ज्यादा डिमांड करते हैं। लेकिन फिर भी जॉर्ज वेडन इन सभी चीजों को इग्नोर कर रहे थे और ऑब्वियसली उनका साथ जॉन बर्ग भी दे रहे थे, जो DCEU की इन फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब चीजें बदली, यानी कि वॉल्टर हमाडा की एंट्री हुई इस यूनिवर्स में और जेफ जॉन्स को हटा दिया गया, तभी जाकर काफी सारे लोग ये बात खुलकर कह रहे हैं कि DCEU के इस यूनिवर्स में चीजों को किस तरीके से छिड़ा गया था, जिसकी शुरुआत एक्चुअल में शुरू हुई थी फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से, जो फिल्म जैक स्नाइडर ने पूरे 3 घंटे की बनाई थी। जिसके बाद इस फिल्म को छोटा कर दिया गया और जो सस्पेंस और जो टेंस लोग इस फिल्म को लेकर देखना चाहते थे, फैंस को वैसा बिल्कुल भी नहीं मिला। कैसे, तो मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ, लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म के स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि इस फिल्म के एंड में सुपरमैन का कैरेक्टर मारा जाता है और इसी पूरे के पूरे मिशन पर उस फिल्म का फोकस था। यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी फिल्म में, जो हर एक कैरेक्टर किसी न किसी से कर रहा था, और अगर उस चीज को पहले ही थिएटर में रिलीज कर लोगों को काफी अच्छी तरीके से दिखाया जाता तो लोगों को वो फिल्म बहुत बहुत ज्यादा पसंद आती, खास करके DC फैंस को। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म का एक्सटेंडेड कट देखिए, जिसमें आपको ये फिल्म 3 घंटे की मिलेगी और फिल्म के थिएटर रिलीज से ये फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगेगी। बट अनफॉर्चुनेट, जैसे कि मैंने कहा, आपको ये बात पता है कि फिल्म के एंड में सुपरमैन मारा जाता है। यानी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन फिल्म में दिखाई गई है ये पता लगाने की कि सुपरमैन को कैसे मारा जा सकता है, वही चीज बहुत ज्यादा फिल्म में इंटरेस्टिंग है। और अगर आप उस पार्ट को इग्नोर कर पूरी फिल्म को देखोगे तो आपको फिल्म सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं ये बात DC फैंस के हिसाब से कह रहा हूँ। और अगर क्रिटिकली देखा जाए तो क्रिटिकली इसका रिव्यू भी काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल कर आया था फिल्म के थिएटर रिलीज वाले वर्जन को छोड़कर। और यहीं से शुरू हुआ DCEU के यूनिवर्स में पूरी तरीके से चेंजेस करने का तरीका, क्योंकि जेफ जॉन्स ये चाहते थे कि वो DCEU के इस यूनिवर्स को MCU की तरह बनाए, यानी कि काफी ज्यादा कलरफुल और बच्चे इन फिल्मों को बहुत ज्यादा एंजॉय करे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, DCEU का यूनिवर्स बहुत ज्यादा डार्क है, जिसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है क्रिस्टोफर नोलन और टिम ब्रूटन ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को एक्सप्लेन किया है कि इस यूनिवर्स को अगर डार्क ही रखकर बनाया जाएगा तो ये यूनिवर्स सच में कितना ज्यादा बेस्ट है। और वैसे ही इस फिल्म के यूनिवर्स को बनाने के लिए काफी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को भी फिल्मों के प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्व किया गया था, जिनमें से एक नाम जैक स्नाइडर के अलावा डेविड आयर का भी आता है, क्योंकि उनके वर्जन फिल्मों को लेकर बहुत ज्यादा अलग है। यानी अगर सिंपली समझाऊं तो डेविड आयर को अगर कोई काम ये बोलकर दिया जाएगा कि फिल्म के प्रोजेक्ट को आपको काफी ज्यादा डार्क रखना है, तो वो फिल्म को वैसा ही डार्क रखकर बनाएंगे। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप उनकी जाकर पिछली फिल्में उठाकर देख लीजिए कि वो फिल्में किस तरीके की डायरेक्ट करते हैं और किस में वो कितने ज्यादा एक्सपर्ट है। यानी देखा जाए तो मेरे हिसाब से उन्हें एक अच्छी फिल्म दी गई थी DC के यूनिवर्स की, जिन्हें उन्होंने अच्छा डायरेक्ट भी किया था। बट अनफॉर्चुनेट, फिल्म को पूरी तरीके से कॉमेडी बनाकर लोगों के सामने रख दिया गया। यानी काफी ज्यादा कलरफुल फिल्म जो डेविड आयर ने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उन्होंने अपना मुंह उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं खोला, क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी और उन पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया गया था, वो भी फिल्म में से जारेड लूटो के जोकर के काफी सारे सीन्स को हटाकर, जो बहुत ज्यादा डार्क था। यानी कि फिल्म का एंड, जिस एंड में जारेड लूटो यानी कि जोकर सीधे सीधे टीम अप कर लेता है इनचेंड्रेस के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि जोकर को यहाँ पर सिर्फ मतलब हार्ली क्विन से ही था, जो फिल्म के एंड में उसे छोड़कर अपनी सुसाइड स्क्वाड टीम के पास चली जाती है और इनचेंड्रेस उसे उसकी विश पूरी कर देती है। और यही नहीं, फिल्म में अजीब सा CGI दिखने वाला विलन नहीं बल्कि स्टीफन वुल्फ अपीयरेंस होने वाला था, जिसने एक हिसाब से इनचेंड्रेस के कैरेक्टर को अपने वश में कर रखा था। यानी इनचेंड्रेस मदर बॉक्स से कनेक्टेड थी और वो स्टीफन वुल्फ का कहना ही मान रही थी। और उसके बाद फिल्म की एंड की फाइट इस फिल्म में सुसाइड स्क्वाड की टीम इनचेंड्रेस और स्टीफन वुल्फ से भी करती है, जिसकी कंटिन्यूएशन आगे ऑब्वियसली जस्टिस लीग फिल्म में की जाती। यानी देखा जाए तो ये फिल्म सच में DCEU के यूनिवर्स से बहुत नहीं बल्कि काफी
काफी ज्यादा कनेक्टेड थी। फिल्म के इस सीक्वेंस से हमें ये बात साफ साफ पता चलती है। और हाँ, उस फिल्म के एंड में जोकर का जो चॉपर क्रैश होता है वो सीधे उसी रेलवे स्टेशन पर जाकर गिरता है जहाँ पर इंचेंड्रेस होती है और हमें जोकर का हाफ बर्न फेस दिखाया जाता है, जिसे हमने इसके पहले फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर में देखा था। बट वैसा कोई सीन हमें फिल्म में नजर नहीं आया था और सच में फिल्म में जारेड लूटो जैसे टैलेंटेड एक्टर को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया गया था, वो भी एक लेजेंड आइकॉनिक कैरेक्टर यानी कि जोकर को पूरी तरीके से वेस्ट कर। और अब देखा जाए तो TNT कंपनी फैंस की सर्विस में उन्हें रिप्लाई करते हुए काफी सारी डिटेल्स दे रही है। और AT&T कंपनी को अगर आप नहीं जानते हो तो आप ये बात सिंपली जान लो कि AT&T कंपनी पूरे के पूरे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को ओन करती है, जिन्होंने डेविड आयर को एक उम्मीद दी है कि उनके इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाएगा। और फैंस के काफी बार पूछने के बाद AT&T ने ये रिप्लाई दिया कि वो सच में डेविड आयर कट पर भी काम करेंगे, लेकिन उसके लिए बस एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है जैक स्नाइडर कट के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के, I mean HBO मैक्स पर हिट होने के। अगर ये फिल्म HBO मैक्स पर हिट होती है तो डेफिनेटली डेविड आयर कट को भी AT&T पूरी तरीके से परमिशन दे देगा, यानी कि ग्रीन लाइट, और उस फिल्म को भी HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। यानी कि अब चीजें पूरी तरीके से डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ फैंस पर कि फैंस कितना ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं जैक स्नाइडर कट को, और उसके बाद ऑब्वियसली आयर कट को भी, क्योंकि जितनी सारी डिटेल्स डेविड आयर ने अपनी इस फिल्म को लेकर दी है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म से काफी सारे सीन्स को काट दिया गया है, जिस पर अभी मैंने आपको पूरी डिटेल दी। और इसके अलावा डेविड आयर ने ये भी बताया था कि उनका जोकर पूरी तरीके से कॉमिक बुक सिमिलर है, यानी कि कॉमिक बुक के दिखने वाले उसी जोकर के कैरेक्टर पर जारेड लूटो को पूरी तरीके से रेडी किया गया था, जिसे सही तरीके से फिल्म की जिम्मेदारी लेने वाली दूसरी टीम ने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया, जिसका एक एग्जांपल हम इस सीन में भी देख सकते हैं, जो कि हमें यही बताती है कि DCEU की तरफ से जेफ जॉन्स ने इस फिल्म को कैसे चेंज किया और डेविड आयर का वर्जन कितना ज्यादा डार्क था। लेकिन अभी की जो दी सुसाइड स्क्वाड फिल्म आ रही है जेम्स गन की, उसे जेम्स गन ने पूरी तरीके से अपने हिसाब से बनाया है, जिसमें स्टूडियो ने कोई भी दखल अंदाजी नहीं की है, जैसा उन्होंने जैक स्नाइडर और डेविड आयर के साथ किया था, क्योंकि अब इस स्टूडियो में पूरी चीजें बदल गई है। और अब इसके अलावा आ जाए तो डेविड आयर ने ये बात भी कंफर्म कर दी है कि उनकी सुसाइड स्क्वाड की फिल्म के छोटे से प्रोमो को फ्लोरिडा के ड्राइव इन थिएटर में रिलीज किया जाएगा, जो कि 50 सेकंड्स का होगा, यानी कि एक छोटी सी क्लिप जो कि शायद टीजर भी हो सकती है। वेल देखा जाए तो यूएस में थिएटर्स के मामले में जो थिएटर सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो ड्राइव इन थिएटर्स ही है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी कोविड के चलते वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी है और ऐसे थिएटर्स हमारे इंडिया में लगभग ना के बराबर है। और इसके अलावा आ जाए डेविड आयर पर, तो डेविड आयर के उसी कमेंट पर जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके ओरिजिनल वर्जन को लोगों के सामने सही तरीके से रखा नहीं गया, उसके नीचे कमेंट करते हुए रे फिशर ने उन्हें अपना सपोर्ट दिखाया था कि मुझे पता है कि तुम किस तरीके का फील कर रहे हो। और इसके अलावा डेविड आयर ने भी लोगों के सामने ये बात क्लियर कर दी कि उनके फिल्म के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से अगर किसी ने बर्बाद किया था तो वो और कोई नहीं बल्कि जेफ जॉन्स और जॉन बर्ग थे, जिसमें ज्यादा ब्लेम उन्होंने जेफ जॉन्स पर ही लगाए। वेल मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जेफ जॉन्स DCEU के यूनिवर्स को पूरी तरीके से बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए थे, वो क्रिएटर DC कॉमिक के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट DCEU के यूनिवर्स को वो सही तरीके से संभाल नहीं पाए, ये बात तो क्लियर है। यानी उन्होंने अपनी काफी सारी चलाई DCEU के यूनिवर्स को ट्रेंड पर रखने के लिए, जिसके चलते उनके डिसीजंस कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं निकल कर आए, यानी कि ट्रेंड को बेवजह का फॉलो करना जैसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। खास करके क्रिएटर्स से उनकी क्रिएटिविटी को बदलने का प्रेशर डालना, जो जेफ ने काफी बार किया है। और अगर छोटे मोटे एग्जाम्पल की बात करूं तो रिसेंटली डेविड आयर ने ये बताया कि उन्होंने इस फिल्म में कभी भी किलर क्रॉक के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का नहीं सोचा था। जी हाँ, वो जेफ जॉन ही थे जिन्होंने इस फिल्म में इस कैरेक्टर को ऐड करवाया। और इसके अलावा फिल्म में कटाना के कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा शाइन करने का मौका दिया गया था, जिसे बाद में पूरी तरीके से काट कर फिल्म में उनके कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा बुरा रखा गया। जिस कैरेक्टर को आपने फिल्म में देखा है और आपको पता है कि कटाना का रोल फिल्म में एक्चुअल में कितना ज्यादा था। और अब आ जाए हार्ली क्विन और जोकर की रिलेशनशिप पर, तो इस फिल्म में हार्ली क्विन और जोकर की स्टोरी को भी बहुत ज्यादा डीप एनालाइज किया गया था, यानी उनकी लव स्टोरी फिल्म में किस तरीके से शुरू हुई थी और कैसे हार्ली क्विन पूरी तरीके से जोकर के प्यार में पागल हो गई थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। बट फिल्म में उन सारी की सारी चीजों को काफी शॉर्ट कर दिखाया गया, जिसे ऑब्वियसली फिल्म के डायरेक्टर डेविड आयर ने बहुत ही अलग तरीके से सोचकर लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। लेकिन उस पूरे के पूरे सीक्वेंस को फिल्म में से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि DCEU के यूनिवर्स में जोकर और हार्ली क्विन की भी सोलो मूवी आने वाली थी, जो प्रोजेक्ट तो फिलहाल अभी स्क्रैप में है। यानी डेविड आयर को भी मौका मिला है उनके विजन की जोकर और हार्ली क्विन की स्टोरी दिखाने का, जो शायद आगे चलकर डेफिनेटली वो अपने इस कट में लोगों को दिखाएगी ही। खैर तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल और मैं हूं अजीज शेख, जो जाते जाते आपसे बस यही जानना चाहता है कि आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बगल में बने हुए इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये
लीजिए कि मैं अपने इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फिल्मों से रिलेटेड तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊं। हालांकि आपको वहां पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके हर एक सवाल के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। बट याद रहे क्वेश्चन फिल्मों से ही रिलेटेड होना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा एक और डिटेल कि यूट्यूब पर मेरे टोटल 3 चैनल्स हैं, जिनमें से एक है द मूवी स्टॉक शो, जिस पर आपको बॉलीवुड से रिलेटेड काफी सारी मूवीज के अपडेट मिलेंगे। दूसरा है मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जिस पर मैं काफी सारी मूवीज और सीरीज एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा और आखिरी चैनल है मूवी स्टॉक, जिस पर आपको हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स मिलती है। तो मेरे इन तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।